बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक रीडिंग एंड राइटिंग अबाउट फिक्शन। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। आज के टॉपिक में देखेंगे व्हाट इज फिक्शन, टाइप्स ऑफ फिक्शन, एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन और पॉइंट ऑफ व्यूज, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो नरेशन होती है ना, उसको भी समझेंगे। और लास्ट के ऊपर इन तमाम चीज़ों को समझने के बाद फिर हम समझेंगे कि एडवांस लेवल पर यानी रीडिंग एंड राइटिंग अबाउट फिक्शन किस तरह से की जाती है। व्हाट इज फिक्शन? एडवांस एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग के अंदर आज का हमारा टॉपिक रीडिंग एंड राइटिंग अबाउट फिक्शन है। इससे पहले हमने एडवांस एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग को डिस्कस कर लिया है कि ये बुक को हमारे सिलेबस के अंदर क्यों शामिल किया गया है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके अलावा हमने बुक रिव्यू को भी डिस्कस कर लिया है। तो आज का हमारा टॉपिक है रीडिंग एंड राइटिंग अबाउट फिक्शन। पहले टॉपिक को ज़रा समझ लें कि रीडिंग एंड राइटिंग अबाउट फिक्शन के एक फिक्शन को किस तरह से पढ़ा जाता है और फिर किस तरह से इसको लिखा जाता है। यानी फिक्शन को पढ़ते वक्त कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाता है। वैसे तो देखें ना, हम कोई भी पैसेज पढ़ सकते हैं, एक अखबार भी तो हम रोज़ पढ़ते हैं ना, खबरें भी तो सुनते हैं। तो ये चीज़ से हट के हमने चलना है। मीन्स ये कि जो रोज़मर्रा की तरह से हम चीज़ें पढ़ते और सुनते हैं ना, उससे थोड़ा सा हमने हट जाना है। हमने थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर चले जाना है, क्योंकि हम एडवांस रीडिंग एंड राइटिंग के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमने चीज़ों को ना थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाके समझना है। जिस तरह से हम रोज़मर्रा के अंदर चीज़ों को पढ़ते सुनते हैं ना, उससे थोड़ा सा हमने अब हट के चलना है। यानी उनका बड़ा ना क्रिटिकली उनका एनालाइज करके हमने चलना है कि अगर हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने देख कर चलना है। और अगर हम इसे लिख रहे हैं तो हमने इस तरह से लिखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम इसके अंदर लिखें तो हमारा लिखा हुआ दूसरों से डिफरेंट हो। तो इसको कहते हैं एडवांस लेवल की रीडिंग एंड राइटिंग करना। तो आज हमने समझना है रीडिंग एंड राइटिंग अबाउट फिक्शन कि एक फिक्शन को किस तरह से एडवांस लेवल पर जाकर हम पढ़ सकते हैं और किस तरह से एडवांस लेवल पर जाके एक फिक्शन को हम पढ़ने के बाद लिख सकते हैं। ये याद रखिएगा कि रीडिंग हमेशा पहले आता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को लिखने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले आप उसको पढ़ें। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहले राइटिंग आता है या रीडिंग आता है, तो आपने पहले ये याद रखना है कि हमेशा रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो पहले आएगा, देन उसके बाद राइटिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। तो इसी तरह जितने भी आपके सिलेबस के अंदर कंटेंट लाइन होगी, आप देखेंगे कि रीडिंग का वर्ड पहले आता है, यानी एडवांस रीडिंग एंड राइटिंग, और रीडिंग एंड राइटिंग अबाउट फिक्शन। तो ये ज़रा याद रखिएगा। अब यहाँ पे रीडिंग एंड राइटिंग अबाउट फिक्शन को पढ़ने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि फिक्शन क्या चीज़ होती है जिसको हमने पढ़ना और लिखना सीखना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिक्शन खुद क्या चीज़ है, देन फिर ही हम उसको पढ़ेंगे ना, फिर ही उसे लिखेंगे ना अच्छी तरह से। तो सबसे पहले हम फिक्शन को समझते हैं। फिक्शन ना बेसिकली डिस्क्राइब समथिंग इमेजिनेशन। फिक्शन एक ऐसी चीज है जो इमेजिनेशन के ऊपर मबनी होती है। अब इसको जरा डिटेल के साथ समझते हैं। देखिए, इमेजिनेशन क्या चीज होती है। इमेजिनेशन होते हैं तसव्वुरात, हमारे ख्यालात जो हमारे माइंड के अंदर आते हैं। अब कुछ ख्यालात उनमें से होते हैं रियलिटी बेस्ड और कुछ ख्यालात होते हैं इमेजिनेशन बेस्ड। मीन्स के कुछ ख्यालात ऐसे होते हैं जिनका हकीकत से लेना देना होता है और वो हकीकत पर ही मबनी होते हैं, और कुछ ख्यालात हमारे माइंड के अंदर ऐसे आते हैं जो हम एडवांस लेवल पर ऐसे ही बना रहे होते हैं। अच्छा, मेरी शादी होगी और मैं ब्लैक गाड़ी सजाऊंगा या वाइट गाड़ी सजाऊंगा, और ये वो तमाम चीज़ें जो हमने अभी तक की नहीं होती। यानी कि ऐसी चीज़ें जो रियलिटी के ऊपर बेस नहीं कर रही होती, सिर्फ हम इसको अपने तसव्वुरात के अंदर लेकर आते हैं और ऐसे ही खुश होते रहते हैं। तो इसे कहते हैं फिक्शन। अब फिक्शन की भी देखें आगे दो टाइप बन जाती है। अब ये मैं अगर कहूँ कि इमेजिनेशन के ऊपर बस बेस्ड करता है जी फिक्शन, तो ये तो गलत बात होगी ना, क्योंकि मैंने पहले आपको कहा है कि कुछ ख्यालात होती हैं रियलिटी बेस्ड और कुछ ख्यालात होते हैं इमेजिनेशन बेस्ड। तो अब हम इनमें भी ज़रा फ़र्क कर लेते हैं। देखें, जो ख्यालात होंगे ना हकीकत से परे, यानी जिनका हकीकत के साथ कोई लेना देना नहीं है, जो हम अपने माइंड के अंदर बनाकर बड़े खुश होते रहते हैं और एवं ही मतलब कि हंसते रहते हैं, अच्छा अच्छा ये कितना अच्छा ख्याल, हो वो लड़की मुझे देख रही होगी, ओ हो क्या बात है, उसने पता नहीं देखा भी है ये नहीं। तो इस तरह के ख्यालात जो बॉयज़ अपने माइंड के अंदर क्रिएट करते हैं, तो इनको हम कहते हैं फिक्शन बेस्ड ख्यालात। यानी कि ये ऐसे ख्यालात हैं जिनका हकीकत के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये हम ऐसे ही अपने माइंड के अंदर बना लेते हैं। और जब हम इन ख्यालात को लिखना शुरू कर देते हैं, यानी अच्छा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, तो ये तमाम चीज़ें होती हैं फिक्शन बेस्ड। मीन के ऐसे ख्यालात जिनका हकीकत के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम उनको लिखी जा रहे हैं, सोची जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें होंगी फिक्शन
फिक्शन बेस्ड मीन्स के इमेजिनेशन के ऊपर मबनी। अब जाहिर सी बात है, जब हमने बेस ही ख्यालात पर रख ली, यानी बेस ही ऐसी रख ली जो इमेजिनेशन के ऊपर मबनी है, और ऐसी इमेजिनेशन जिसका हकीकत के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो जो हम लिखेंगे उसके अंदर जो हमारा प्लॉट होगा, यानी प्लॉट समझते हैं ना आप, सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स इन द प्ले, यानी जिस तरह से वाकयात को हम तरतीब दे देते हैं कि पहले ये वाक़या होगा, फिर ये वाक़या होगा, फिर ये वाक़या होगा, तो इस तरह से हमारी स्टोरी आगे चलेगी। तो जाहिर सी बात है, इसके जो प्लॉट होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, इसकी जो थिंकिंग होगी, वो सारी की सारी तो इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड कर रही है, उसका रियलिटी के साथ, हकीकत के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है। तो ऐसे तमाम वर्क को हम कहेंगे कि ये वर्क बेस कर रहे हैं फिक्शन के ऊपर, यानी इमेजिनेशन के ऊपर, इनका हकीकत के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब वाइल ऑन अदर हैंड, यानी दूसरी तरफ ऐसे ख्यालात हैं, ऐसी इमेजिनेशन है जो बेस्ड करती है रियलिटी के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हम जो भी चीज़ें लिखेंगे, जो चीज़ें हम इससे पढ़ेंगे, तो ये सारी की सारी हकीकत के साथ मबनी होगी, हकीकत के साथ, रियलिटी के साथ बेस्ड होंगी। तो ऐसी तमाम चीज़ों को हम कहेंगे कि भाई ये नॉन फिक्शन है। मीन्स ये कि इसके अंदर भी ख्यालात हैं, ये सारी की सारी स्टोरी चल रही है इमेजिनेशन के ऊपर, लेकिन ये ऐसी इमेजिनेशन है जो रियलिटी के साथ लिंक्ड है। ये हमने कोई अपनी तरफ से बात नहीं बना ली, बल्कि ये हकीकत पर मबनी है और ऐसा हुआ था या हो रहा है। तो ऐसी तमाम चीजें होती हैं नॉन फिक्शन बेस्ड, यानी कि इमेजिनेशन से परे और हकीकत के साथ। तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर जितने भी प्लॉट, कैरेक्टर्स और थिंकिंग वगैरह, यानी जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, तो उनका तल्लक भी तो रियलिटी के साथ होगा ना। यानी कि एक तरफ इमेजिनेशन बिल्कुल जो है वो रियलिटी से दूर है, हकीकत से परे है, उसे हमने कह दिया कि ये फिक्शन बेस्ड वर्क है। और दूसरी तरफ ऐसे वर्क है जो है तो ख्यालात ही, लेकिन उनका हकीकत के साथ अलग है, तो इसलिए हमने कह दिया कि ये नॉन फिक्शन बेस्ड वर्क है। अब आपने पेपर के अंदर फिक्शन की डेफिनेशन इस तरह से लिखनी है कि फिक्शन डिस्क्राइब समथिंग इमेजिनेशन, क्रिएटिव राइटिंग इन प्रोज और ऑर्डिनरी लैंग्वेज विच डज नॉट फॉलो अ मीटर एज इन पोइट्री। यानी कि फिक्शन एक ऐसी चीज़ है जो इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड करती है, और इसके अलावा इसकी जो राइटिंग होती है ना, वो जिस तरह से प्रोज के अंदर राइटिंग की जाती है तो उस तरह से होती है, ना कि इस तरह की इसके अंदर राइटिंग की जाती है जिस तरह से पोइट्री के अंदर राइटिंग की जाती है। देखें, जो शायरी होती है ना, उसके अंदर दो दो मिसरे बनाकर अशार लिखे जाते हैं, नाज की उसकी लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो देखें, दो मिसरों के अंदर बात बड़ी कह दी गई है, लेकिन फिक्शन के अंदर इस तरह से नहीं होता। देखें, ये भी तो है ना इमेजिनेशन के, नाज की उसकी लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो ये भी तो वो अपने ख्यालात ही सोच रहा है ना जो शायर है, लेकिन इसको लिखा गया है मीटर का हिसाब रखते हुए, यानी दो दो जो मिसरे हैं वो आपस पर एक दूसरे के साथ मिलने चाहिए। काफिया और रदीफ का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, लेकिन जो हमारा फिक्शन है इसके अंदर ये इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता। इसके अंदर ना तो आयम्बिक पेंटामीटर का ख्याल रखते हैं, और ना ही ये ख्याल रखते हैं कि रदीफ रदूफ एक दूसरे के साथ मिले, और ना ही कोई मिसरे बनते हैं। बल्कि जिस तरह से हम कहानियाँ एक दूसरे को सुनाते हैं ना, कि एक प्यासा कौवा था, एक थ्रस्टी क्रो था, वो इधर उधर उड़ा, वो बाग में गया, उसने पानी पिया, यानी कि इस तरह के, जिस तरह से हम एक कहानी बना लेते हैं, यानी सीधी सी बात कर देते हैं, जिस तरह से प्रोज राइटिंग की जाती है, तो फिक्शन के अंदर राइटिंग इस तरह से की जाती है। समझ लें, दोबारा याद रख लें कि पोइट्री की तरह फिक्शन को नहीं लिखा जाता, बल्कि सिंपल और आसान ज़बान के अंदर इसको लिखा जाता है। तो अब आपने कहना है कि एक फिक्शन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, पोइट्री तो साइड पे होगी, पोइट्री की तरह फिक्शन को नहीं लिखा जाएगा। बाकी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम फिक्शन की तरह लिख सकते हैं, तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, देखें, जो नॉवेल्स हैं, जो नोवेला हैं, जो शॉर्ट स्टोरी हैं, ये तमाम की तमाम फिक्शन की शक्ल में दड़ा दड़ लिखी जाती है। देखिए, नॉवल को समझते हैं ना आपके, नॉवल क्या होता है, नोवेला क्या होता है, शॉर्ट स्टोरी क्या होती है। देखें, फिर भी मैं आपको, बेटा वो शॉर्ट स्टोरी वाली स्लाइड को ज़रा स्क्रीन पर ओपन कर दीजिए। हाँ, शॉर्ट स्टोरी वाली। हाँ, ये देखिए, ये शॉर्ट स्टोरी ये चीज़ होती है, इसको आप खुद रीड आउट कर लीजिएगा कि एक शॉर्ट स्टोरी क्या चीज़ होती है। उसके बाद जो नोवेला होता है ना, ये शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी इसके अंदर कुछ चीज़ें ज़्यादा होती हैं। इसके अंदर 20,000 से लेकर 50,000 तक वर्ड्स आते हैं, और ये लॉन्गर देन शॉर्ट स्टोरी होता है। जैसे आपने सेकंड ईयर के अंदर पढ़ा होगा, गुड बाय मिस्टर चीप्स, कैथरीन वाला, कुछ याद आ गया? तो वो नॉवल नहीं था, वो नोवेला था, वो शॉर्ट स्टोरी नहीं थी। क्योंकि देखें, इतनी बरीक सी बुक थी, अच्छी भली, पढ़ते वक्त पता चल जाता था, सारी की सारी इंग्लिश ही लिखी हुई थी,
थी, तो वो नोवेला था, वो याद रखिएगा आप, वो नॉवल नहीं था। क्योंकि जो नॉवल होता है ना, इसके अंदर 50,000 से लेकर फिर 120 पेजेस तक, यानी कि वर्ड्स नहीं, फिर यानी 50,000 वर्ड से ज़्यादा हो और 120 पेजेस तक ये जा सकता है। इतनी लंबी राइटिंग को फिर नॉवल कहते हैं, ठीक है। और ये प्रोज फॉर्म के अंदर, यानी कि जिस तरह से मैंने बताया सिंपल और प्लेन लैंग्वेज के अंदर ही से लिखा जाता है। और ये इसको लॉन्ग नरेटिव वर्क कहते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा टेस्ट द रूबरविल्स, और इसके अलावा हमने वो पढ़ा था ना जेन बेनेट वाला सेंस एंड सेंसिबिलिटी। तो ये तमाम जो हैं ये नॉवेल्स हैं। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि पोइट्री के अलावा बाकी जितने भी वर्क्स हैं, जैसे नॉवेल्स हैं यानी प्रोज जिनके अंदर राइटिंग इस्तेमाल की जाती है, यानी मीटर का यूज़ नहीं किया जाता, वो नॉवल है, नोवेला है, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, तो ये तमाम की तमाम होती हैं फिक्शन बेस्ड वर्क। एलिमेंट्स ऑफ फिक्शंस, देखिए एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन भी वही बात है, इसके अंदर कोई बड़ी साइंस नहीं है। इससे पहले हमने फिक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है और अब हमने सिर्फ ये देखना है कि एडवांस लेवल के ऊपर अब हमने करनी है रीडिंग एंड राइटिंग। यानी अपने टॉपिक की तरफ वापस आ जाए ना, तो जब हमने स्टार्ट लिया था तो हमारा टॉपिक ये था कि रीडिंग एंड राइटिंग अबाउट फिक्शन, और ये हम किस बुक के अंदर पढ़ रहे हैं, एडवांस एकेडमिक बुक के अंदर। तो मेन्स ये कि हमें अब पता है कि हमने इसको ना बड़ी अच्छी तरह से समझना है कि यानी कि हमने एक एक उस एलिमेंट्स को देखना है जो फिक्शन के अंदर होते हैं, और फिर हमने उनको किस तरह से एडवांस लेवल के ऊपर जाके पहले रीड आउट करना है, देन उसके बाद राइटिंग किस तरह से करनी है, इस चीज़ को हमने समझना है। तो जाहिर सी बात है, एक फिक्शन को जब हम लिखते हैं तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट नंबर पे होते हैं कैरेक्टर्स, यानी एक्टर्स जो फिक्शन के अंदर वर्क करते हैं। किसी भी स्टोरी के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको पहले समझते हैं। देखें, एक स्टोरी के अंदर जितने मर्जी कैरेक्टर हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, लेकिन जो शॉर्ट स्टोरी होती है पहले ही पता है कि इसके अंदर 1 से लेकर 7 तक कैरेक्टर्स रहते हैं, या 1 से लेकर 6 तक। इससे ज़्यादा अगर करैक्टर हो जाए तो फिर वो नोवेला के अंदर चला जाता है। अगर नोवेला के अंदर भी ज़्यादा करैक्टर्स हो जाए, 15-20 करैक्टर आए पड़े हैं, तो फिर वो नॉवेल्स के अंदर चला जाएगा। तो ये तो बहरहाल एक अलग बात है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ यही समझना है कि एक फिक्शन के अंदर सबसे पहले आ गया जी करैक्टर्स। तो करैक्टर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, देखें करैक्टर्स हो सकते हैं, लोग भी हो सकते हैं, पीपल्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, और इसके अलावा हमारे पास जो एलियंस भी हो सकते हैं। देखें, कुछ स्टोरीज़ के अंदर एलियंस को भी तो शामिल कर दिया जाता है ना। कुछ जो सुपर नेचुरल थिंग्स जैसे कि एंजल्स, और इसके अलावा जिन्नों, फरिश्तों वगैरह, परियों की कहानियों भी तो आपने ज़रूर सुनी होंगी ना। तो ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स ही होते हैं ना, यानी करैक्टर्स ही होते हैं ना। तो हमने ये कहना है कि एक फिक्शन के करैक्टर्स के अंदर पीपल्स आ सकते हैं, लोग आ सकते हैं, जानवर आ सकते हैं, एनिमल्स आ सकते हैं। इसके अलावा जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं उनको आप लिख सकते हैं, यानी व्हाट एवर यू वांट, यानी ऐसे तमाम चीज़ें जो आप चाहते हैं कि ये इस स्टोरी की करैक्टर बन सकती हैं, तो वो आप उसको करैक्टर मान सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब एक फिक्शन वर्क के करैक्टर्स के बाद दूसरा एलिमेंट्स इसका कौन सा हो सकता है, तो जाहिर सी बात है, जब हमारे पास करैक्टर्स आ गए यानी परफॉर्मेंस देने वाले आ गए, तो फिर एक स्टोरी भी तो होनी चाहिए ना, और उस स्टोरी की एक तरतीब भी होनी चाहिए कि पहले ये करैक्टर आएगा, पहले ये इंसिडेंट होगा, फिर ये इंसिडेंट होगा। तो ये तमाम चीज़ों को तरतीब दिया जाएगा। मीन्स के दूसरा हमारे पास एलिमेंट्स होगा प्लॉट का, यानी द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द स्टोरी इज कॉल्ड द प्लॉट। अब प्लॉट को ना आपने थोड़ा सा डिटेल के साथ समझ लिया, यहाँ पे ये अच्छा होगा। देखें, जो सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स मैंने पहले ही बता दिया कि तरतीब के साथ आएंगे। तो एक जो सबसे पहले, यानी जब एक स्टोरी का स्टार्ट होता है तो इसको कहते हैं एक्सपोजिशन, यानी जो इंट्रोडक्शन होता है। तो फिर देन उसके बाद ना राइजिंग एक्शंस, यानी जिस तरह से स्टोरी आगे बढ़ना शुरू होती है तो राइजिंग एक्शंस जो उसके अंदर होना होता है वो भी आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे बढ़ना करैक्टर शुरू कर देते हैं। तो राइजिंग एक्शन होना शुरू हो गए, फिर जाके उन्होंने जो करना होता है, यानी जो क्लाइमैक्स होता है कि किसने मरना है, किसने बचना है, हीरो को क्या होना है, हीरोइन से लव होना है, चीज़ें होनी है, ये मैरिज होनी है, क्या क्या रोले पड़ने हैं, ये सारे के सारे आ गए क्लाइमैक्स के ऊपर। जब क्लाइमैक्स हो जाता है ना तो फिर चीज़ें सॉल्व होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि फिर स्टोरी का एंड भी तो करना होता है ना। तो फिर हमने कहना है फॉलोइंग एक्शन होना शुरू हो गए, यानी क्लाइमैक्स के बाद अब चीज़ें नीचे को आना शुरू हो गई, और देन उसके बाद रेजोल्यूशन यानी एंड हो जाता है, चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। अगर ट्रेजिडी वर्क हो तो सैड एंडिंग हो जाती है, अगर पोएम वर्क हो तो फिर वो हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो इस तरह से आपने कहना है कि प्लॉट का जो सीक्वेंस है उसके अंदर सबसे पहले एक्सपोजिशन यानी एक क्लियर स्टार्ट लिया जाता है, फिर राइजिंग एक्शन होते हैं, फिर क्लाइमैक्स होता है, फिर फॉलिंग एक्शन होते हैं, और देन एंड के ऊपर फिर जो है रेजोल्यूशन मींस के एंड हो जाता है, हैप्पी एंडिंग या सैड एंडिंग हो जाती है। वो तो फिर जिस तरह का वर्क हो उसी तरह से ही होता है।
अब एलिमेंट्स ऑफ द फिक्शन में प्लॉट के बाद सेटिंग का नंबर आ जाता है, यानी कि किस तरह से एक स्टोरी को परफॉर्म किया जाएगा और कहाँ पर और कब कैसे परफॉर्म किया जाएगा, यानी उसकी जो मुकम्मल सेटिंग लगाई जाती है, उसके अंदर जो अपीयरेंस ऑफ द स्टेज यानी उसका जो भी स्पेक्टिकल व्यू है वो सारा डिज़ाइन किया जाता है, तो वो चीज़ें आ जाती हैं सेटिंग के अंदर। तो देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है थीम्स के, इस स्टोरी से हमें जो मॉरल हासिल होगा वो क्या होगा, यानी इस तरह से तो नहीं ना होता कि एक स्टोरी हमने देखी तो बस सारी स्टोरी खत्म हो गई, एंड के ऊपर हमें समझ ही नहीं आ रही कि यार 2-3 घंटे बैठ के इसको पढ़ा है या एक फिल्म देखी है, तो इससे हमें क्या सर्टेन मैग्नीट्यूड भी तो कुछ हासिल होना चाहिए ना, क्या चीज़ ये क्या 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 गए हैं, तो इससे जो हमें थीम्स वगैरह हासिल होते हैं तो ये भी एलिमेंट्स ऑफ द फिक्शन के अंदर शामिल हैं, यानी इससे जो सर्टेन मैग्नीट्यूड हासिल होगा, मीन्स ये कि जो अंडरलाइन ट्रूथ होता है या अंडरलाइन थॉट होती है उसको भी तो हमने समझना है ना। एलिमेंट्स ऑफ द फिक्शन में थीम के बाद स्टाइल का नंबर आ जाता है, यानी जो राइटर है इसका राइटिंग स्टाइल क्या रहा है, इसने कौन कौन से सिंबॉलिक एलिमेंट्स इसके अंदर यूज़ किए हैं, इसने लैंग्वेज कौन सी यूज़ की है, मीन्स ये कि सिंपल वर्ड्स के अंदर द चॉइस ऑफ द वर्ड्स, यानी किस तरह से उसने लिखा है, उसका मूड क्या था, राइटिंग के अंदर उसकी टोन क्या थी, तो ये तमाम चीज़ें इसको कहते हैं राइटिंग स्टाइल, तो ये भी फिक्शन के एलिमेंट्स के अंदर शामिल है। एलिमेंट्स ऑफ द फिक्शन के मेजर एलिमेंट्स में एक और एलिमेंट्स आता है फोरशैडोइंग का। अब फोरशैडोइंग को ना उर्दू के अंदर कहते हैं पेशन गोई करना, यानी एक स्टोरी के अंदर जो चीज़ें आगे जाके होने वाली हैं, जो स्टोरी के अंदर मीन्स के लग रहा है, जिस तरह से आप ड्रामे वगैरह देखते हैं ना तो उसके अंदर ये लग रहा होता है कि बहू के साथ ज़्यादती हो रही है, इतनी ज़्यादा उसके ऊपर सास जुल्म कर रही है तो अब ये मारी ना जाए, यानी जो सस्पेंस क्रिएट होता है ना आप पेशन गोई खुद से करना शुरू कर देते हैं, यानी फोरशैडोइंग, तो ये आप खुद से नहीं कर रहे होते, जो वो डायरेक्टर होता है, ऑथर होता है, वो आपसे सस्पेंस के ज़रिए से ये तमाम चीज़ें तो करवा रहा होता है। आप सारी सूरत हाल को जज करने के बाद ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि स्टोरी के अंदर ऐसा अब हो सकता है, तो ये एक लिटरेरी डिवाइस है, ये इसको फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं। तो मीन्स ये कि फोरशैडोइंग मीन्स टू इंडिकेट और हिंट्स टू रीडर समथिंग दैट इज टू फॉलो और अपीयर लेटर इन द स्टोरी, यानी कि ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है या एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जो हमें ये बताती है कि आगे जाके स्टोरी के अंदर ये चीज़ में भी हो सकती है, यानी ये हमारे अंदर सस्पेंस को क्रिएट करती है ताकि जो रीडर्स हैं, जो ऑडियंस है, उनका स्टोरी के अंदर जो इंटरेस्ट है वो कायम रहे। अब मेजर और मेन एलिमेंट्स ऑफ द फिक्शन यही हैं। इसके अलावा अगर हम करैक्टर के अंदर मैं कहूँ, एक होता है प्रोटैगनिस्ट, एक होता है सेकंड प्रोटैगनिस्ट, एक होता है वो फनी करैक्टर, तो फिर बात ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं है, तो एम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट बनाते जाएंगे, लेक्चर भी लंबा हो जाएगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो जो मेन करैक्टर्स हैं उनकी डिटेल भी मैंने आपको बता दी है, और यही इसके जो मेन एलिमेंट्स हैं वो ये हैं। पॉइंट ऑफ व्यूज़, एक होती है फर्स्ट पर्सन नरेशन, एक होती है सेकंड पर्सन नरेशन, और एक होती है थर्ड पर्सन नरेशन, यानी ये 3 नरेशंस के तहत किसी भी स्टोरी को, किसी भी नॉवल को, किसी भी यानी लिटरेरी वर्क को डिस्क्राइब किया जाता है। तो जो फर्स्ट पर्सन नरेशन है ये क्या चीज़ होती है, इसको ज़रा समझे। देखें फर्स्ट पर्सन नरेशन के अंदर, अब इसको ज़रा गौर से देखें कि फर्स्ट पर्सन नरेशन यानी कि पहला इंसान जो कि बयान कर रहा है, मीन्स यही बनाना कि फर्स्ट पर्सन पहला आदमी, नरेशन मीन्स बयान करना होता है, यानी पहला इंसान जो बयान कर रहा है। बस इसको समझ लिया अब आपने टाइटल को कि फर्स्ट पर्सन नरेशन। अब ये पहला इंसान कौन हो सकता है, तो जो फर्स्ट पर्सन नरेशन होती है ना, इसके अंदर ये माना जाता है कि ए स्टोरी का जो करैक्टर होता है ना, यानी स्टोरी के अंदर कितने मर्जी करैक्टर होते हैं, तो उनमें से एक करैक्टर जो सारी स्टोरी हमें बता रहा होता है कि ये स्टोरी इस तरफ से जा रही है। देखें बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि फिल्मों के अंदर, मूवीज़ के अंदर जो हीरो होते हैं वो किसी अदालत से इस तरह से फिल्म शुरू हुई तो उसने अपना फ्लैशबैक सुनाना शुरू कर दिया, यानी सारी स्टोरी वो सुना देता है, पूरी फिल्म उसी अदालत के अंदर मतलब कि ख़त्म हो जाती है, और जब दोबारा से वो अदालत के अंदर आते हैं पूरी फिल्म दिखाने के बाद तो जज भी रो रहा होता है कि हीरो के साथ वाकया ही ज़्यादती हुई है। तो फ्लैशबैक के अंदर हीरो ने अपनी सारी स्टोरी यानी खुद ही सुना दी, प्रोटैगनिस्ट ने अपनी सारी की सारी स्टोरी खुद ही सुना दी, और वो भी स्टोरी के अंदर, वो भी फिल्म के अंदर मौजूद है। तो इसे कहते हैं कि ये है फर्स्ट पर्सन नरेशन, यानी जो स्टोरी के कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो प्रोटैगनिस्ट भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि जो सुना रहा है स्टोरी सारी की सारी ऑडियंस को, रीडर्स को, तो वो भी स्टोरी के अंदर, फिल्म के
अंदर मौजूद होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन नरेशन की डिमांड ही यही है कि जो स्टोरी सुनाने वाला होगा वो स्टोरी के अंदर मौजूद होना चाहिए। वो प्रोटैगनिस्ट भी हो सकता है, वो कोई और भी हो सकता है। तो देखें, आई, मी, माइन, माई, वो, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये खुद को इंडिकेट कर रही हैं कि मैं जी, हम, सारे। तो ये मतलब कि मैं जब खुद एक स्टोरी सुनाऊंगा और मैं खुद भी स्टोरी के अंदर मौजूद होऊंगा, या हम का बाज़ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं हमने ये किया, बाज़ होते हैं वो कहते हैं यार मैंने ये किया। तो इस तरह से आई, मी, आई का ये मी बन जाता है और माई का माइन बन जाता है। तो इस तरह से ये जो आई, मी, माइन, ये तमाम चीज़ें हैं ये फर्स्ट पर्सन नरेशन के अंदर आती हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन नरेशन तो हमारी क्लियर हो गई। दूसरे नंबर पे है सेकंड पर्सन नरेशन। मींस ये कि सेकंड पर्सन यानी दूसरा इंसान हमें नरेट कर रहा है, दूसरा इंसान हमें कुछ बता रहा है। तो अब इसको समझ लेते हैं। देखें, फर्स्ट पर्सन नरेशन के अंदर हमने ये देखा था कि एक हीरो होता है, वो स्टोरी के अंदर रहते हुए अपनी कहानी हमें खुद ही सारी सुना देता है। लेकिन सेकंड पर्सन नरेशन में थोड़ा सा फर्क है कि इसके अंदर हमें दूसरा जो इंसान है वो स्टोरी बताता है। देखें, जैसे तुमने ये किया था, उसने ये किया था, तो ये तमाम चीज़ें जब हमें कोई दूसरा इंसान बताएगा ना, और याद रखिएगा कि वो होगा वो भी स्टोरी के अंदर ही। जिस तरह से फर्स्ट पर्सन नरेशन के अंदर हीरो ने अपनी सारी स्टोरी बताई थी ना खुद ही, तो इस तरह से सेकंड पर्सन नरेशन के अंदर हीरो का कोई फ्रेंड हो सकता है, हीरो का फादर हो सकता है, हीरो की मदर हो सकती है, वो हमें सारी की सारी स्टोरी बताएगी। और वो भी खुद भी कैरेक्टर जो स्टोरी बताने वाला है ना, वो भी स्टोरी के अंदर ही मौजूद होगा। तो इसको कहते हैं सेकंड पर्सन नरेशन। इसके अंदर यू एंड योर के वर्ड्स आते हैं। तीसरे नंबर पे है थर्ड पर्सन नरेशन, यानी जब कोई तीसरा आदमी हमें स्टोरी को नरेट करके बताएगा, स्टोरी का आके बताएगा, तो उसको कहेंगे थर्ड पर्सन नरेशन। अब ये भी फर्स्ट और सेकंड पर्सन की तरह ही है, यानी इसके अंदर भी हमें स्टोरी के बारे में ही नरेटर ने बताना है। लेकिन इसके अंदर फ़र्क ये है कि जो स्टोरी बताने वाला होगा वो स्टोरी के अंदर मौजूद नहीं होगा, वो स्टोरी से बाहर होगा, मुकम्मल तौर पर आउटसाइड बैठकर वो सारी स्टोरी हमें बताएगा। उसका स्टोरी के साथ कोई भी लेना देना नहीं होगा, ना वो करैक्टर के अंदर स्टोरी के अंदर आएगा और ना ही वैसे वो स्टोरी के अंदर आएगा, बस वैसे ही वो हमें स्टोरी बता रहा है। तो उसका कहते हैं ये है थर्ड पर्सन नरेशन। अब इसमें भी थोड़ा सा फ़र्क है, कुछ जो थर्ड पर्सन होते हैं ना, उन्हें सारी की सारी स्टोरी का पता होता है और वही हमें सारी की सारी स्टोरी बता देते हैं। कुछ जो थर्ड पर्सन नरेटर होते हैं उन्हें खुद भी सारी स्टोरी का नहीं पता होता, यानी वो भी बस ना दरमियानी में से आकर थोड़ी सी जो हीरो और कैरेक्टर्स चल रहे होते हैं उनकी इनर फीलिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं और फिर वो चले जाते हैं। और ये जो होते हैं ना, मींस के जिनको सारी स्टोरी का खुद ही पता नहीं होता, इनको कहते हैं लिमिटेड थर्ड पर्सन नरेटर, यानी ये लिमिटेड है, इनको सारी स्टोरी का नहीं पता। और जो सारी स्टोरी थर्ड पर्सन खुद ही डिस्क्राइब करता है उसे कहते हैं ओमनीसाइड थर्ड पर्सन नरेशन, यानी ओमनीसाइड का मतलब ये होता है कि ऑल नोइंग, सारी स्टोरी जानने वाला। तो ये इसके अंदर थोड़ा सा थर्ड पर्सन नरेटर के अंदर दो डिफरेंट काइंड्स बनती हैं, इनको भी ज़रा माइंड में रख लीजिएगा। रीडिंग एंड राइटिंग अबाउट फिक्शन। अब फिक्शन और फिक्शन के एलिमेंट्स और पॉइंट ऑफ व्यूज जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन तमाम चीज़ों को समझने के बाद अब हमने ये जज करना है, हमने ये समझना है कि रीडिंग एंड राइटिंग अबाउट फिक्शन, कि हम एक फिक्शन को एडवांस लेवल पर ले जाके किस तरह से पढ़ सकते हैं। तो इसके अंदर कोई भी मुश्किल नहीं है, यानी सिंपली आपने उसकी क्रिटिकल पहले रीडिंग करनी है। और जब हम किसी भी वर्क की क्रिटिकल रीडिंग कर रहे होते हैं तो हमें पता है कि हमने उसके अंदर टेंसेस का ख्याल रखना है, फिगर ऑफ स्पीचेस का ख्याल रखना है, यानी सिमिली, मेटाफोर, पैराडॉक्स का ख्याल रखना है, राइटर के जो राइटिंग स्टाइल है उसका ख्याल रखना है, उसके अंदर से जो हमें थीम हासिल हो रहे हैं उसका ख्याल रखना है। और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स ऑफ द फिक्शन है, मींस के कैरेक्टर्स है, प्लॉट है, सेटिंग है, थीम्स है और ये फॉरशैडोइंग है, इन तमाम चीज़ों का पढ़ते वक्त जब हमने किसी फिक्शन बुक को पढ़ना है तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है। तो इसे कहते हैं क्रिटिकल या एडवांस रीडिंग अबाउट फिक्शन। इसी तरह से किसी फिक्शनल वर्क को लिखते वक्त जब हमने टेंसेस का, फिगर ऑफ स्पीच का, थीम्स का, राइटिंग स्टाइल का, मूड का, टोन का और इसके एलिमेंट्स के अंदर प्लॉट का, कैरेक्टर का, सेटिंग का, इन तमाम चीज़ों का जब हमने लिखते वक्त ख्याल रखना है तो हम इसे कहेंगे कि यह हम एडवांस लेवल के ऊपर जाकर राइटिंग कर रहे हैं, यानी एडवांस राइटिंग अबाउट द फिक्शन। तो यही चीज़ है, यही कॉन्सेप्ट है। इसको आप अपने वर्डिंग के अंदर जितना मर्जी बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। तो ये तो आज का हमारा टॉपिक था, रीडिंग एंड राइटिंग अबाउट फिक्शन। उम्मीद करते हैं कि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में राइटिंग अबाउट ड्रामा को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।